हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर, जो है हमारे पास गैस लो एंड आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट लो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में कोई गैस है तो वह कैसे बिहेव करेगी, और वो हमने कैसे ली थी, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में ही पढ़ा था। क्योंकि रियल गैसेज होंगी उसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, उनके बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आइडियल गैस में उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम आगे चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर पे, जो है हमारे पास गैस लो और आइडियल गैस इक्वेशन। पहले गैस लो पढ़ेंगे और फिर हम डिराइव करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलो गैस लो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार गैस लो आएंगे, गैस लो। गैस लो में सबसे पहला हमारे पास आता है बॉयल्स लो। हम चार गैस लो पढ़ेंगे, यहाँ पे बॉयल्स लो पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद चार्ल्स लो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गे लुशक लो, एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे एक एवोगैड्रो लो। तो इसमें ये समझो कि हमारे पास पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी हीट के चैप्टर है उसमें हमारे पास तीन चीज़ें चलती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन्हीं के चारों तरफ चीज़ें घूमती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लो है ये भी इन्हीं के तीनों के चारों तरफ घूमेंगे। फर्स्ट में हमने क्या किया, हमारे पास बॉयल्स लो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक गैस है और उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट, अगर किसी गैस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये मैंने लिख दिया T इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जो प्रेशर होगा। अब दो चीज़ें और बच गई, प्रेशर और वॉल्यूम, और उन दोनों में अब रिलेशन आएगा, तो प्रेशर आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये आ गया हमारे पास बॉयल्स लो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यहाँ से हम और चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इक्वल टू के बाई वी। सम कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आगे पढ़ेंगे, हम आइडियल गैस पढ़ेंगे तब कि कांस्टेंट क्या आता है। यहाँ पे अभी के ही लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू के, एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये आ गया हमारे पास बॉयल्स लो का एक फॉर्मूला। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया मेरे पास प्रेशर एंड ये हो गया मेरे पास वॉल्यूम। क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो प्रेशर कैसा आना चाहिए, ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा, क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा सा नहीं बन रहा ये, देखो स्मूथ नहीं आ रहा ये, एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैसा रिलेशन है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कैसा ग्राफ है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है ना, कैसा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक बॉयल्स लो आ गया, जिसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सेकंड आता है हमारे पास चार्ल्स लो। सेकंड आता है हमारे पास
चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, अगर हमारे पास एक गैस है और उसका प्रेशर कांस्टेंट है, इफ pressure of a gas is कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा, दो वेरिएबल रहेगा या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये आ गया हमारे पास सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू टी आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, V बाई टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, ये एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली, और एक इधर आ गई। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इधर, किस किस में ग्राफ बनाएंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, ये वॉल्यूम आ गया एंड ये टेम्परेचर आ गया। इनमें ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, है ना, ये बन गई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। कैसे बनी ये समझो, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू के टी। कैसी इक्वेशन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी को अगर हम डिराइव करते हैं तो इधर हमारे पास ये y आता है और इधर x आता है। ऐसे ही हमारे पास इधर v है और इधर t है, और जो ये m आता है ये स्लोप को बताता है कि ये जैसे ये मैक्सिमम स्लोप हो गया किसी ग्राफ का, ऐसे 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 ये धीरे धीरे स्लोप गिरता जा रहा है और ये जीरो स्लोप हो गया, तो ये किसी स्लोप को बताता है। और c बताता है इंटरसेप्ट को, ये जो c है ये किसको बताता है, इंटरसेप्ट को बताता है। तो ये ग्राफ इस टाइप से आता है, इंटरसेप्ट ये वाला हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट। तो जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है वो ये वाला आता है। ऐसा ही c तो हमारे पास इसमें है नहीं, है ना, तो इधर v आ गया और ये t आ गया, तो ग्राफ कैसा आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन। ये किसको बता रहा है, ये k किसको बताएगा, इसके स्लोप को। बाद में देखेंगे कि ये क्या k है, ये क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, चार्ल्स लॉ हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड आ गया गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ क्या कहता है कि हमारे पास अगर किसी एक गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट आ गया, अब आ गया हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर किसी एक गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास दो वेरिएबल बच गए p एंड t। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि प्रेशर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारे पास गे-लुसेक लॉ। वन सेकेंड रुको, इसको वाइट कर लेते हैं। अब यहाँ से और चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखी थी P किसके इक्वल होगा, सम कांस्टेंट इनटू T, और कांस्टेंट को यहाँ पे ले आओ, T को नीचे ले आओ, P बाई टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, अगर एक ही गैस में दो बार हुआ है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1 बाई T1 इज इक्वल टू
P2 बाय T2। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। तो यहाँ से हम इसकी ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया प्रेशर और ये आ गया टेम्परेचर। ये प्रेशर आ गया और ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर। कैसा ग्राफ आया है, इसमें भी देखो हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ये हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, देखो इसमें हमारे पास प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू KT, और ये भी किसको दिखा रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू ये किसको दिखा रहा है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, mx प्लस c। यहाँ पे y की जगह P है, x की जगह पे T है और C यहाँ पे 0 है। तो ये आ गया हमारे पास 3 लो, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो एंड गे-लुशक लो। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। अब एक और बच जाता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक बचता है फोर्थ हमारे पास बचता है एवोगैड्रो लो। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो क्या कहता है बच्चों, जो हमारे पास अगर एक गैस है, एक गैस में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, एक गैस है उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसमें जितना हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अगर किसी एक गैस में टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, इफ temperature and pressure of a gas is constant, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n होगा। जितने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये आ गया हमारे पास एवोगैड्रो लो। तो ये चारों लो हमने पढ़ लिए हैं, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गे-लुशक लो एंड फोर्थ आ गया एवोगैड्रो लो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास आया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। सेकंड हमारे पास क्या आया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड हमारे पास आया था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड फोर्थ हमारे पास आया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारे पास n है, जो हमारे पास यहाँ पे n है वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, n आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब को मिला के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड को देखो, एक इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा PV इज इक्वल टू नहीं, अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और जो होगा हमारे पास R, ये आ गया हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। ये R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 8.314 इंटू 8.314 कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
इसको अच्छे से लिख देते हैं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसकी और भी फॉर्म्स आएंगी, है ना। एक तो ये हो गई, और फॉर्म हम वैसे तो ये कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन और फॉर्म और अदर फॉर्म्स हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, हमें वो यहाँ से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमें जल्दी से जल्दी करना होता है, इसलिए वो डायरेक्ट यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की अदर फॉर्म्स, सबसे पहले हमारे पास आता है PV इज इक्वल टू NRT है, PV इज इक्वल टू NRT है। तो यहाँ पे N है वो नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं गिवन मास, मास के टर्म्स में लिखते हैं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास हमारे पास मान लो m है, गैस का जो गिवन मास दे रखा है वो m है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास को मैंने कैपिटल M से लिख दिया। तो n को क्या लिख सकते हैं, n बाय m। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये PV इज इक्वल टू P, ये P है, PV इज इक्वल टू N की जगह पे M बाय कैपिटल M इंटू RT। यहाँ पे मैंने कर दिया P इज इक्वल टू M बाई V को मैं इधर लेके गई, क्या आ गया RT बाय M। ये वाली चीज़ है यहाँ पे, इसको मैंने बोल दिया, ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया P इज इक्वल टू, कहाँ गया कलर, P इज इक्वल टू, ये हमारे पास डेंसिटी आ गई, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटू RT बाय M। यहाँ पे जो हमारे पास रो आई है, रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी, रो है वो क्या है हमारे पास, डेंसिटी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू रो RT बाय M। अब एक और बचती है ना, एक तो ये याद कर लो आप लोग, एक तो ये याद कर लो, और अब एक और बच जाती है PV इज इक्वल टू NKBT, वो और देख लो। नेक्स्ट बचती है हमारे पास एक और अदर फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आती है नेक्स्ट PV इज इक्वल टू NKBT। PV इज इक्वल टू NRT तो था, वहाँ पे स्मॉल n था, यहाँ पे कैपिटल N है। कैपिटल स्मॉल n था वो नंबर ऑफ मोल्स थे, कैपिटल N है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे याद रखना जो n दे रखा है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे जो Na है वो क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पर मोल। ये आ गई हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। जो हमारे पास n लिखा है मैंने वो किसके इक्वल होगा, n स्मॉल n इंटू Na, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। स्मॉल n इंटू Na, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ के देख रखी होगी है ना, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ये वाली चीज़ आप लोगों ने।
ये वाली चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर के, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे के बी की बात करते हैं। के बी क्या है यहाँ पे, के बी, जो हमारे पास के बी होता है वो क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास के बी की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारे पास के बी की वैल्यू। अब जो हमारे पास आर होता है, आर वो किसके इक्वल होता है, एन ए इंटू के बी, एन ए इंटू के बी। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैंने इक्वेशन निकाली, मेरे पास इक्वेशन थी कैसे, ये वाली इक्वेशन आई कैसे थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था हमारे पास, एन आर टी था। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो, पी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इंटू एन ए के बी टी, और n इंटू एन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल N है, और कैपिटल N हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या आ गई, n के बी टी। तो ये आ गई हमारे पास n के बी टी। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। आप लोगों को दोनों याद रखनी है, कैसे लगानी है ये बता देती हूँ मैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। फर्स्ट हमारे पास आई है, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सेकेंड, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे तो हम कौन सी यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, इफ़ ए गैस हैज दिस वन नंबर ऑफ मोल्स देन फाइंड, कुछ भी निकालने के लिए बोले तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये वाली यूज करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये डिराइव नहीं करना है बार बार, आप लोगों को याद रखना है जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एन ए इंटू के बी, एन ए इंटू के बी। एन ए एवोगैड्रो नंबर है और के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू सभी की याद रखनी है, एन ए की वैल्यू क्या होगी, के बी की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी। ये वाली चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो कौन सी यूज करोगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो कौन सी यूज करोगे, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। ठीक है, कभी भी निकाल के मत देखना, डायरेक्ट यूज करो, याद करो, डायरेक्ट यूज करो। तो ये आ गई हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब बच्चों हमारे पास दो लॉ और बच जाते हैं, दो लॉ और बच जाते हैं जो हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास है डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड सेकंड वन है हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फर्स्ट करते हैं पहले डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या बोलता है, ये हमें कहता है इफ, या फिर द टोटल प्रेशर लिख देते हैं पहले फिर समझेंगे। द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर
of a mixture of non-reacting gases the total pressure of mixture of non-reacting gases is equal to the partial pressure of is equal to the sum of partial pressure is equal to the sum of partial pressure exerted by all the gases कब? if the volume of the gases of all the gases is same at a given temperature. ये क्या कहता है? देखो यहाँ पे मान लो मैंने कुछ गैसेस ले ली, चार बोत है ना, एक मैंने ले ली, मान लो इसमें गैस ले ली मैंने, गैस नंबर 1, इसमें गैस ले ली मैंने, इसमें ये वाली गैस ले ली मैंने 1, ये मैंने ले ली 2, ये मैंने ले ली 3 और ये मैंने ले ली 4। तो इसका प्रेशर वॉल्यूम सभी का, ये इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी V है और इसका भी V है। टेम्परेचर है यहाँ पे, टेम्परेचर है यहाँ पे, वो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है T, सभी का टेम्परेचर T दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो ये गैस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका प्रेशर मान लो P1 है, जो प्रेशर है वो इसका प्रेशर है वो P1 है, इस गैस का प्रेशर P2 है, इस गैस का प्रेशर P3 है और इस गैस का प्रेशर P4 है। प्रेशर अलग कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो, है ना। तो यहाँ पे जो इन सब को मिक्स कर दिया, मैंने क्या किया, इन सब गैसेस को मिक्स कर दिया, इन सब गैसेस को मिक्स कर दिया और इन सब गैसेस को एक कंटेनर में रख दिया। ये एक कंटेनर ले लिया, ये इसमें सारी की सारी गैसेस है। इसका प्रेशर जो होगा, इसका प्रेशर मैंने मान लिया P, ठीक है। इसका इन सब गैसेस को मिक्स कर दिया तो इसका प्रेशर क्या आ गया, P आ गया। तो ये डोल्टन्स लॉ क्या कहता है, जो हमारे पास प्रेशर होगा P, वो किसके इक्वल होगा, सबका पार्शियल प्रेशर के, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितनी भी गैसेज हैं उन सब के प्रेशर के इक्वल होगा। इसमें गैस थी कुछ, इसमें कुछ गैस थी, इसमें कुछ थी, इसमें कुछ थी, सारी की सारी कैसी गैसेज होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेज, ठीक है। सारी की सारी कैसी गैसेज होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, रिएक्ट कर जाएंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेज होनी चाहिए। सभी गैसेज को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम सेम रहेगा, मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, टेम्परेचर भी सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी का सम, जितनी भी गैसेज हैं उन सभी का सम के इक्वल होगा इसका प्रेशर, ठीक है। ये है हमारे पास डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब एक लॉ और बच जाता है, वो और कर लेते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड रुको, डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है बच्चों, ये हमें कहता है
कि हमारे पास कोई भी एक गैस है, वो किसी कंटेनर में है, वहाँ पे मान लो कोई होल हो गया तो गैस है वो धीरे 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 बाहर निकलती रहेगी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोलिकुलर वेट के। ये क्या कहता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inversely proportional to the मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। ये क्या कहता है कि हमारे पास मान लो एक गैस है, उसमें से कुछ गैस बाहर निकल रही है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिक्यूल, स्क्वायर रूट आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, फिर इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द molecular weight of the gas। क्या कह रहा है ये कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, एक कंटेनर में से कुछ गैस बाहर निकल रही है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी गैस किस रेट से बाहर निकल रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर वेट। यहाँ पे जो m है वो क्या है हमारे पास? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, तो ये आ गया हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर वेट। तो ये आज का हमारा गैस लो एंड आइडियल गैस इक्वेशन ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी एक गैस है उसमें कितना प्रेशर होगा, एक कंटेनर में है तो उसका प्रेशर क्या होगा। तो आप तब तक रिवाइज कर लीजिए अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जितना भी हुआ है वो। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।